सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरिया एक्यांथोसाइटोसिस के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारे रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। कोरिया एक्यांथोसाइट्स या फिर एक्यांथोसाइटोसिस विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि रेयर है, जेनेटिक है। इस वजह से ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आराम से ट्रांसफ़र हो सकती है। इस बीमारी के अंदर म्यूटेशन होती है उस जीन की जो कि हमारे शरीर में प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन आगे जाके रेड ब्लड सेल यानी खून के अंदर रेड ब्लड सेल को फॉर्म करते हैं। किसी भी वजह से अगर उनकी म्यूटेशन की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं तो हमारे शरीर के रेड ब्लड सेल्स के अंदर चेंजेस भी आते हैं, जो आगे जाके एक्यांथोसाइटोसिस जैसी बीमारी को जन्म देता है। इसके और नाम है एक्यांथोसाइटोसिस विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर आपने मेरी एक्यांथोसाइटोसिस की वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वहाँ जाके ज़रूर देखें। इस बीमारी में अक्सर हमें देखने को मिलती है एपिलेप्सी जैसे सिम्टम्स, हमारे शरीर के अंदर बिहेवियरल चेंजेस, मसल चेंजेस और नसों के अंदर भी चेंजेस आते हैं, जो आगे जाके हंटिंगटन डिजीज़ जैसी सीवियर बीमारी के लक्षणों के से मेल खाते हैं। इसी वजह से इस बीमारी को सही वक्त पे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आप इस बीमारी के अंदर देख सकते हैं कि कैसे हमारे खून के अंदर रेड ब्लड सेल जो प्रेजेंट है उसकी शेप और साइज़ बिल्कुल बदल जाती है। इसके बदलने की वजह से रेड ब्लड सेल अपने खून का जो असली फंक्शन होता है उसको कम कर देता है, जिस वजह से हमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं जो कि मांसपेशियों से भी रिलेटेड है, दर्द से भी रिलेट करता है और ब्रीदिंग से भी रिलेट करता है। तो कुछ स्टडीज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जिन लोगों को ये दिक्कत होती है उन लोगों के अंदर जो ये सिम्टम्स है वो 35 साल तक आते हैं। ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है और ज़्यादातर वो आगे जाके प्री मैच्योर डेथ यानी जल्दी मरने तक लेके जाती है। तो इस बीमारी को जल्द से जल्द मैनेज करना ज़रूरी है ताकि ये सीवियर ना हो, क्योंकि यदि ये सीवियर फॉर्म पे चली जाती है तो उसके बाद इसका ना कोई मैनेजमेंट है ना ही कोई इलाज। तो कोरिया एक्यांथोसाइटोसिस ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। इसके अंदर हमारी जो मस्तिष्क यानी ब्रेन से निकलती हुई कुछ नसें होती हैं जो हमारी मांसपेशियों को सिग्नल देती है काम करने के लिए, उनकी डीजनरेशन यानी उनका धीरे धीरे वक्त के साथ डैमेज होना शुरू हो जाता है, जो आगे जाके ये सीवियर फॉर्म ऑफ बीमारी बना लेती है। और ये भी देखा गया है कि ये बीमारी आगे जाकर कोरिया में बदल जाती है, जो कि हमारे अंदर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम हाथों पैरों की कोई मूवमेंट ना भी करें तो भी वो अपने आप चलते हैं, और साथ साथ ही कभी कभी डिस्टोनिया और पार्किंसन जैसी सीधी बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारियों के सिम्टम भी ले लेती है। तो अब हम बात करते हैं इसके लक्षण की। इसके लक्षण बहुत सारे हैं, तो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला, पेशेंट को जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द हो सकता है। ये देखा गया है कि जब हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन से कनेक्शन टूट जाता है मांसपेशियों का, तो मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, और इसी कमज़ोरी की वजह से धीरे धीरे जोड़ में दर्द भी आने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारी स्किन में ईचिंग, रेडनेस, खारिश होना हमारे त्वचा पर, आइज़ में ईचिंग होना, हमारी भूख मिट जाना, हमारी नींद कम हो जाना, लिवर और स्प्लीन की एनलार्जमेंट, हमारे छाती में दर्द होना, पेट में और बाकी सारी बची मांसपेशियों में दर्द होना, किसी काम को करने में मन ना लगना, चक्कर आना, ठीक तरीके से ना चल पाना यानी गेट डिस्टर्बेंसेस, सीवियर वेट लॉस यानी आपको भूख नहीं लगेगी, धीरे धीरे आपका वज़न घटेगा और बहुत तेज़ी से वज़न घटता है इसके अंदर। अनकंट्रोल्ड मूवमेंट यानी हम कोई हाथ पैर नहीं भी हिला रहे तो भी हमारे हाथ पैर बिना हमारी मर्ज़ी और हमारे मन के हिल रहे हैं, जिसको ना हम रोक सकते हैं ना हम
शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें सांस लेने में भी तकलीफ़ आती है और जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती है हमें पार्किंसंस के भी सिम्टम मिलते हैं, जिसके अंदर हम धीरे धीरे भूलना भी शुरू हो जाते हैं चीज़ों को, हमारे हाथ पैर काम करने बंद कर जाते हैं, साथ साथ हमारा जो चलने का तरीका है, बैठने का तरीका है, वो भी बिगड़ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस की, कि यदि किसी भी मरीज़ को ये बीमारी होती है तो उसकी किस तरीके से जांच की जाती है और जांच के बाद कैसे ये पता लगाया जाता है कि उस मरीज़ को ये दिक्कत है या फिर कोई और दिक्कत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट यानी खून की जांच करा के देखते हैं। खून की जांच से हमें ये समझ आ जाता है कि हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल या खून के अंदर जो सेल होते हैं वो कितने हैं, उनकी क्या साइज़, क्या शेप है, किस तरीके से दिख रहे हैं, क्या वो अपना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें हमें खून की जांच से पता चलती है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि खून में कितने सेल और वो किस तरीके से प्रेजेंट है। इसके बाद हम एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं। इन सभी टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर मांसपेशियों की दिक्कत है या फिर हड्डियों की दिक्कत है, और अगर कोई दिक्कत है तो वो कितनी बढ़ी हुई है। इसके बाद हम जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि ये बीमारी किसी जीन की वजह से हुई है, कि हमारे अंदर कोई म्यूटेशन या बदलाव तो आए हैं उसकी वजह से हुई है, या फिर ये बीमारी किसी इन्फेक्शन की वजह से हुई है। इसके साथ साथ हम ये भी पता लगाते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू कि ये बीमारी यही है जो हम सोच रहे हैं या फिर कोई और बीमारी है जो इसकी तरह मिमिक करती है, जैसे पार्किंसंस डिजीज़, हकिंगटन डिजीज़, इस तरह की और बीमारियां भी है जिसके सिम्टम इससे मेल खाते हैं। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करा के भी देखते हैं कि हमारे पेट में जो दर्द है कहीं वो किसी और तरीके के इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं। और इसके बाद हम सब चीज़ों का एक इकट्ठा लेन कराते हैं। सर इसके बाद हम बात करेंगे इसके इलाज की। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम स्पेसिफ़िक सप्लीमेंट्स देंगे। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स होते हैं जो हमारे खून को बनने में मदद करते हैं। इसी के साथ साथ हम सर्जिकली मैनेज कर सकते हैं इसको। हम स्प्लीन को रिमूव कर सकते हैं, स्प्लीनोक्टॉमी। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम स्प्लीन को रिमूव करते हैं, जिससे बाद पेशेंट्स में आराम देखने को मिलता है। इसके साथ अगर किसी पेशेंट को बाकी कोई भी इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर या इस बीमारी की वजह से कोई इन्फेक्शन है तो हम उसको दवाइयों की तरह ठीक कर सकते हैं। इसके बाद नई रिसर्च आई है जिसके अकॉर्डिंग डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और बोटुलियम टॉक्साइड इंजेक्शंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल देखा जाता है ऐसी बीमारियों में। बोटुलियम टॉक्साइड इंजेक्शंस जो हैं वो हेल्प करते हैं ब्लड को चेंज होने में, मतलब ब्लड के अंदर जो स्पेसिफिक चेंजेस आ रहे हैं, स्पाइक्स फॉर्म में हो रहे हैं, एक्थेंथोसाइट्स बन रहे हैं, उसको बनने से रोकता है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी की, कि क्यों हमें इस कंडीशन में फिजियोथेरेपी करानी चाहिए। तो इसके कुछ सिम्टम्स इस तरीके से कि उसमें मांसपेशियों में दर्द होता है, पार्किंसंस जैसे डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जब हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और नसों में दर्द आना शुरू हो जाता है तो उस केस में आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवाता है जिसके थ्रू आपकी मांसपेशियाँ वापस से बनने लगती हैं और आपके कंट्रोल में आने लगती है। इसके साथ साथ उसके पास बहुत सारी थेरेपीज़ है, जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी, टेपिंग थेरेपी, ड्राई निडलिंग थेरेपी, जिसके थ्रू वो आपकी जितनी भी डिस्टोनिक लाइक कंडीशन है जिसके अंदर आपका जो शरीर है वो अपने आप कंट्रोल नहीं होता, वो होना शुरू होता है। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन अलॉन्ग विद फिजियोथेरेपी इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से हम शरीर के अंदर और मस्तिष्क यानी हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स को उजागर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है हमारी मांसपेशियों को कंट्रोल करने में। इसके बाद फिजियोथेरेपी के थ्रू हम उसके आसपास की सारी मांसपेशियों को स्ट्रेंथन अप करते हैं, यानी उसको वापस से मजबूत करते हैं, जिसके थ्रू ये पेशेंट वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में एक्टिव हो सकता है।
अगर आपको फिर भी किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं। साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है। थैंक यू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।